मेरी माँ मेरी दुनिया थी। मेरी दुनिया माँ के आसपास ही हर समय गुजरती थी। एक गहरा ही रिश्ता था मेरा मेरी माँ के साथ, और इतना गहरा था कि मुझे लगता था कि मुझे जीवन में और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं स्कूल से कुछ भी नया सीख कर आती, मैं सबसे पहले आकर अपनी माँ से सब कुछ बताती कि स्कूल में क्या हुआ था, शुरू से लेके अंत तक हर एक इंसिडेंट को मैं उनसे शेयर करती, और वो एक बहुत ही अच्छे भाव से, कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं कि तुम इतना बोल रही हो, रोज आके बोलती हो, पर उन्होंने कभी भी मुझे उस बात के लिए रोका नहीं, टोका नहीं। और मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों का ही मैं कहूँगी वो पूरा संसार थी। और कभी भी मुझे कुछ जीवन में कुछ चाहिए होता था तो कभी भी मैं पापा से डायरेक्ट बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को लगता था मेरी माँ ही है जो हर चीज़ मुझे दिलाएंगी या हर चीज़ को समझेंगी, तो उन्हीं के थ्रू मैं अपने पापा से बात किया करती थी। और मैं अपने माँ बाप की पहली संतान थी, बड़ी संतान थी, तो प्यार भी मुझे बहुत मिला। जब मैं बचपन में देखती थी अपनी माँ को कि वो सदैव ही काम में लगी रहती हैं, क्योंकि हम दिल्ली में बड़े हुए हैं, मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, तो कोई ना कोई हमारे घर में, हमारा रिश्तेदार, कोई दोस्त आता ही रहता था, और वो सदैव काम में लगी रहती थी। तो मैं सोचती थी कि कैसे माँ इतना सारा काम कर पा रही हैं, क्या है उनके अंदर कि वो कभी थकती नहीं है, सदैव काम ही करती रहती हैं। और कभी भी मैंने देखती थी कि उनके चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं आती थी, कोई तनाव नहीं आता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा वो कैसे कर पाती हैं। कभी भी उन्होंने कोई किसी की गलती नहीं बोली, कुछ गलत नहीं बोला। तो ऐसे ही वो हर चीज़ को, हर जीवन की चीज़ों को, हर एक किस्से को वो बहुत ही यादगार बना देती थी। मुझे याद है कि एक बारी हमारे स्कूल में कहा गया कि जिसकी 98% परसेंटेज आएगी उसको आइसक्रीम फ्री मिलेगी। तो मैंने बहुत मेहनत करी और मैं बहुत एक्साइटेड भी हो गई उस चीज़ के लिए कि वाओ आइसक्रीम मिलेगी, और मेहनत करी मैंने और मेरी 98% आ गई। तो मुझे वो इंसिडेंट अभी भी याद है कि कैसे मैं इतनी एक्साइटेड थी, और मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड मेरी माँ थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत वैल्यू करती थी। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ से सिर्फ मैं उनको देखती थी और उनके बारे में समझती थी, जानती थी कि कैसे मैं इनको और अच्छे से जान सकती हूँ। तो हमेशा वो अपने एक्शन से सिखाती थी। कभी भी उन्होंने हमें मारा नहीं, कभी भी उन्होंने गलत शब्द नहीं बोले, और उसी चीज़ से मैंने अपने जीवन के बारे में सीखा कि जैसे लड़की बड़ी होती है घर में, तो लोग कहते थे कि अब लड़की बड़ी हो रही है, इसको पढ़ाई के साथ साथ किचन का भी काम आना चाहिए, क्योंकि इसने पराए घर जाना है, खाना कैसे बनाते हैं। तो सब लोग, मेरे दादा दादी या जो भी लोग आते थे, सब मेरी मम्मी को यही कहते थे। पर मुझे अभी भी याद है कि वो हंस के कह देती थी कि कोई बात नहीं, जब वो समय आएगा वो अपने आप देखना, बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें करेगी। तो मुझे लगता था कि ऐसे मम्मी क्यों कहती हैं कि सब कह रहे हैं सिखाना ज़रूरी है, पर मम्मी तो सिखा नहीं रही हैं, वो तो मुझे कुछ भी नहीं बता रही हैं, वो तो सिर्फ काम कर रही हैं। तो ये सारे प्रश्न मेरे भीतर रहते थे कि ऐसे कैसे चलेगा, जो सीखना है वो तो सिखाना चाहिए, पर वो तो कुछ सीख नहीं रही, वो कह रही अपने आप सीख जाएगी।
तो ये सारे प्रश्न चलते थे, पर वो अपना काम वैसे ही करती रहती थी। तो ऐसे ही हम बहुत खुशहाल परिवार, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी अपनी पढ़ाई को, जो भी आगे मैं करना चाहती थी, अपनी ग्रेजुएशन, अपनी मास्टर्स जो करना चाहती थी, तो उन्होंने पूरी फ्रीडम दी कि आपको जो पसंद है आप वो करिए। उन्होंने कोई भी दबाव नहीं कभी मुझे डाला कुछ सीखने के लिए या यही तुम्हें करना है, ऐसा कभी नहीं कहा। तो जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत खुशहाल जीवन था। मेरा दादा दादी जी घर में, मेरे मम्मी पापा और मेरे छोटा भाई, तो ये छोटा सा परिवार, हम बहुत खुशहाल परिवार जैसे जी रहे थे। सब कुछ जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन 2007 में एक मुझे फोन आया और उस फोन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो फोन था मेरी बुआ का और उन्होंने बताया कि मेरी मदर को, मेरी माँ को सर्विकल कैंसर है। सबसे पहले तो मुझे उस चीज को एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही थी कि उनको ऐसा कुछ हो सकता है, ये झूठ है। मुझे लग रहा था कि नहीं, उनको और भी कहीं और टेस्ट कराने चाहिए कि सच में ये ऐसा है। तो अभी भी मुझे वो बिलीव नहीं हो रहा था और मेरे घर वाले मुझे समझा रहे थे। मेरी मदर वहाँ पे थी, वो भी शॉक में थी कि एकदम से ये कैसे हो गया। पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि ठीक है, ये हुआ है। पर उस चीज को लेने के लिए, इस कैंसर को लेने के लिए, मुझे याद है ये वर्ड बोलना भी बहुत टफ होता था कि उनको कैंसर है। जैसे हमारे नेबर्स में, हमारे रिलेटिव्स को जब पता चला तो सबके लिए शॉकिंग था, बट वो कहना कि उनको क्या प्रॉब्लम है बहुत मुश्किल होता था, ये वर्ड को भी कहना। और ये ऐसे चला जब हमें लगा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो ठीक भी हो जाएगी। हमने अपने आप को समझाया कि ठीक है, दवाइयाँ हैं, प्रोसेस है, रेडिएशंस होंगी, कीमो होंगी, वो ठीक हो जाएगा। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए कि कहाँ से बेस्ट उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, एलोपैथी कराना चाहिए, होम्योपैथी कराना चाहिए। बट उनकी जो स्टेज थी वो 3+ स्टेज थी। तो डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया था कि सर्जरी तो होगी नहीं, क्योंकि इस समय सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि स्टेज ज़्यादा है। जैसे जैसे कीमो की डोज बढ़ रही थी, वैसे ही उनके शरीर में और भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग रहे थे। और डॉक्टर ने बताया कि बालों का झड़ना भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। और रोज़, जैसे कि वो बहुत कमज़ोर थी, मतलब बॉडी वाइज, फिज़िकली उनकी बॉडी बहुत वीक थी उस समय, तो वो कॉम नहीं कर पाती थी। तो हमेशा मैं ही उनकी कॉम करती थी। और जब कॉम करती थी थोड़े बाल झड़ते थे, चूँकि लगता था कि हाँ ठीक है, उन्होंने, डॉक्टर ने बताया है कि ऐसा होता है। और ऐसे ही एक दिन मैं जब कॉम कर रही थी तो बहुत सारी उलझनें पड़ गई उनके बालों में और बाल भी ज़्यादा झड़ रहे थे। तो जब मैं कॉम कर रही और वो जो उलझनें थी उनको सुलझाने की कोशिश कर रही थी, बट वो सुलझ नहीं रही थी। तो एकदम से मेरी मम्मी ने कहा कि गुड़िया, तू आज इनको काट दे। बीइंग अ वुमेन, फीमेल, हमें बाल पसंद होते हैं, बड़े बाल रहे, और वो बोल रही है कि बालों को काट दे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये क्या कह रही हैं वो। बट उन्होंने बहुत इजीली प्यार से मुझे कहा कि मैं कह रही हूँ, कोई बात नहीं, तो इनको आज काट दे, खत्म कर, बार बार उलझनों से अच्छा है इनको तू सबको काट ही दे। पर मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी इतनी कि मैं कैंची लाऊं और काट दूं उन बालों को। बट उन्होंने फिर भी मुझे प्यार से वो बार बार कहती रही कि तू काट दे, बहुत आसान है, मैं कह रही हूँ काट दे। तो मैंने जैसा उन्होंने कहा और मैंने उनके बाल काटे। बट उनके लिए वो चेहरा देखना, क्योंकि हमें क्या लगता है कि कैसे हम अपने चेहरे को देखेंगे शीशे में, बिना बाल के, बिना आईब्रो के, स्किन ढिलक रही है। बट
मेरी मम्मी तब भी अपने आप को वैसे ही देखती थी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मिरर हटा दो या ये चीज़ हटा दो जिसमें मेरी शक्ल दिख रही है, और बहुत पीसफुल रहती थी वो। मैं कहूँगी जब कीमो से भी वो आती थी, मैं उनसे पूछती थी कि आपका कैसा रहा, आपको ठीक है। कभी भी शिकन नहीं थी उनके चेहरे पर, कभी भी कोई शिकायत नहीं थी ज़िंदगी को लेके, इस डिज़ीज़ को लेके। कभी मैंने उनके मुंह से अपशब्द नहीं सुने कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और बहुत ही उनके चेहरे पे एक नूर सा था, मैं कहूँगी। लोग आते थे कि उनको सांत्वना देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, बट वो बड़ी मुस्कुराती थी और आराम से बैठती थी, और लगता ही नहीं था कि कोई शिकंज है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, वो सफ़र कर रही है। वो सफरिंग वाली फीलिंग नहीं थी। बट मुझे स्ट्रेंज लगता था कि इतने पेन में होकर भी कोई कैसे खुश रह सकता है, कोई कैसे इतना शांत हो सकता है जैसे वो रह रही हैं। तो ये सारे प्रश्न मेरे अंदर भीतर घूमते रहते थे, मेरे अंदर, इनफैक्ट मेरे पापा के अंदर भी, मेरे भाई के अंदर भी, कि अब क्या होने वाला है। और जैसे जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उनकी रेडिएशन कंप्लीट हुई, उनकी कीमोस कंप्लीट हुई, तो एक प्रोसेस आया कि जब उनकी कीमोस और रेडिएशन बंद हो गई और सब बैक टू नॉर्मल होने लग गया, उनको ठीक लगने लग गया कि मैं ठीक हो रही हूँ, बट धीरे धीरे उसके और साइड इफ़ेक्ट्स उनके किडनी पर आने लग गए। उनका एक किडनी फेलियर होने लग गया। धीरे धीरे और इफ़ेक्ट्स, उनके पैर स्वलन होने लग गए, वाटर रिटेंशन उनके अंदर बढ़ने लग गया। तो ये सारी चीज़ें फिर से होने लगी, और फिर हमने टेस्ट कराया तो देखा कि कैंसर दोबारा से आ गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि अब जो हम देते थे कीमो, उससे भी डबल डोज हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हमें डोज देनी पड़ेगी। जब ये कहा तो मुझे लगा कि ये इतनी में भी इतनी सफरिंग है और इतनी और वो डोज बढ़ा रहे हैं, तो और क्या होगा। बट मेरी मदर ने उसको भी एक स्वीकार भाव से स्वीकार किया कि ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो मैं तैयार हूँ करने के लिए, जो भी वो कहेंगे मैं वैसे कर सकती हूँ। उन्होंने मना नहीं करा उसके लिए कि नहीं, मेरी बॉडी में वो ताकत नहीं है, मैं उसको फेस नहीं कर सकती। और उन्होंने दोबारा से वो ट्रीटमेंट शुरू करा, और उनकी फिज़िकल बॉडी और डिटेरोरेट होने लग गई। और एक दिन एक ऐसा आ गया था समय कि बहुत ज़्यादा वो पेन में थी, और वो आराम से बैठी हुई थी, पर पेन में फील कर पा रही थी कि उनके पेन हो रहा है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते थे, और धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो शायद टाइम आ गया है। मेरी मदर को वो टाइम लग रहा था, बट हम नहीं रेडी थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि मम्मी हमारे साथ रहें, मम्मी वहाँ ना ही जाएं, जो भी उन्होंने चॉइस बनानी थी। तो मुझे अभी भी याद है 14 अगस्त 2009 की बात है कि जब उनकी तबीयत और ज़्यादा, वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस होने लग गई थी, और वो उस अनकॉन्शियस चीज़ में भी वो सब जो भी लोग मिलने आते थे, हमारे रिलेटिव, मेरे मामा, मेरी मासी, सब लोग मिलने आते थे, वो सिर्फ यही बोलती थी, चाहे वो अनकॉन्शियस थी, कि सब कुछ बहुत अच्छा है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। तो जब वो ये ऐसे कहती थी, मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ जाते थे। मुझे लगता था वो ये कैसे कह रही हैं, अभी भी वो थैंक यू कर रही हैं कि परिवार लोगों ने मेरी को इतना हेल्प किया है, मेरी को ये लाइफ इतनी अच्छी मिली है। तो मेरे को बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था अपने अंदर कि वो ये क्यों कह रही है, इतनी सफरिंग के बाद भी वो ऐसे कैसे सबको कह रही है नॉर्मली कि सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो सफरिंग देख के, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी उनको छोड़ने के लिए, तो मैंने एक दिन अपने मन में कहा कि आई थिंक आई एम रेडी। एकदम से एक थॉट आया, पता नहीं कहाँ से आया, और मैंने बोला कि नहीं मम्मा, आप जाओ, आप फ्री हो, आप क्यों इस सफरिंग में हमारे लिए आप रुके हुए हो। और ये 14 अगस्त है जब मैंने ये कहा होगा,
और इवनिंग में ही मेरी मम्मी और अनकॉन्शियस होने लग गई और हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराया और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। तो सारे टेस्ट उन सब ने आईसीयू में करा, उनको रखा गया और सब डॉक्टर्स ने बताया कि किडनी भी फेल हो रही है, ये ऑर्गन्स ख़त्म हो रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। बट हम तब भी रेडी नहीं थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं कहूँगी मैंने कह तो दिया था कि आप जाओ, बट फिर मुझे लग रहा था, वही क्वेश्चन आते थे, कैसे मैं रहूँगी, उनके बाद मेरा क्या होगा, मेरे तो लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। और मुझे अभी भी वो इंसिडेंट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब भाई और मैं हम आईसीयू के बाहर वेटिंग रूम में बैठते थे, हम चैंट करते थे, उस समय हम चैंटिंग करते थे, तो हम 24/7 भाई और मैंने चैंट किया होगा कि वो ना जाए, कि वो ठीक हो जाए। अभी भी एक होप लगती थी हमें कि वो रुक जाएंगी। और मैं उस समय मैंने पीस बना ली थी कि अगर उनको जाना है तो वो जा सकती हैं। बट मेरा भाई जो था वो बहुत ज़्यादा उनके साथ और अटैच था, भी वो समझ नहीं पा रहा था। तो वो मुझे बोलता था कि नहीं गुड़िया, हमें चैंट करना है, हमें उनको ठीक करना है, हम ठीक करके रहेंगे, ये सब बोलता था। तो बट मेरे अंदर से आता था कि नहीं, इतनी सफरिंग अगर हमारे रोकने से उनको हो रही है तो उनको जाना चाहिए। और यही बस प्रोसेस चलता था। तो आई थिंक 6 days लगे इस प्रोसेस को उनको ट्रांजिशन लेने में। और उस ट्रांजिशन पीरियड में भी वो जब हम उनसे मिलने जाते थे, वो हमेशा स्माइल के साथ, हमेशा वो मुझे जब देखती थी एक स्माइल के साथ देखती थी। और मुझे लगता था कैसे ये सब लगे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, तब भी उनकी वो स्माइल कांस्टेंट थी, एक भी शिकन नहीं थी उनकी शक्ल पर। और 19 अगस्त है जब उन्होंने अपनी बॉडी को वकेट किया, और 18 अगस्त को उन्होंने मेरी बुआ को बुलाया और मैं उन्हीं के पास बैठी थी। तो उन्होंने बोला कि आज मुझे बुआ से कुछ बात करनी है, तो गुड़िया तू बाहर जा। तो उन्होंने सारी बात अपनी करी होगी, मेरी बुआ से बात करी उन्होंने, बिल्कुल सही थी वो। और बात करने के बाद बुआ बाहर आई और 19th मॉर्निंग की बात है कि वो उनको ब्रेथलेस फील होने लग गया। उनको डॉक्टर्स ने वो पंप करते हैं कि दोबारा से रिट्रीव करने के लिए। तो वो सारा मैं प्रोसेस देख रही थी और मन से फिर उनको कह रही थी कि आप अब जा सकते हो, हमने आपको बांधा नहीं हुआ है, हमने आपको फ्री कर दिया है, अगर आपकी ये चॉइस है कि आपको जाना है तो आप जाइए। मैंने ऐसा बोला उनको, विदिन सेकंड में ऐसा बोला कि आप जाइए। और उधर से न्यूज़ आई कि डॉक्टर ने बोला कि वो नहीं है। और उसी दिन उसी वक्त मेरी बुआ ने बोला कि जिस दिन उन्होंने बुआ से बात करी कि उन्होंने सब कुछ बताया कि लाइफ को आगे कि गुड़िया और करण मेरा ब्रदर है, कि इनकी लाइफ कैसे आगे जानी चाहिए, इनके ऊपर कुछ भी कहते हैं ना कि कोई दबाव नहीं आना चाहिए, कि अगर वो लाइफ में अपना पार्टनर ढूंढे या आगे और पढ़ना चाहते हैं तो इनको पूरी फ्रीडम दी जाए, जैसे वो जिए हैं उनको वैसे ही जीने दें। तो ये सब उन्होंने कहा और मुझे लगा कि तब भी वो ये सोच रही हैं उस एंड मोमेंट पे, और बुआ को बोल रही हैं आप सबको कहना मेरी तरफ से कि थैंक यू, कि जो भी उन्होंने मेरे जीवन में लाइफ में जो भी कंट्रीब्यूशन करा है उसके लिए। तो जब ये बुआ बोल रही थी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था सुनने के लिए। मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है, क्या मतलब ये क्या है लाइफ, कि एक इंसान जा रहा है और इतनी सफरिंग से हो रहा है और तब भी वो ऐसे ग्रेटफुल है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे कि उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं जानूं कि लाइफ है क्या। क्योंकि डेथ को मैंने इतनी क्लोजली देखा, अपनी मदर के आइज़ के थ्रू, उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे कोई स्टेट में रह सकता है, इतना पीसफुल, इतना लविंग, इतना थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चीज़ों को लेके।
तो मेरे अंदर से वो सारे प्रश्न फिर से बाहर आ गए कि अब मेरे को जानना है कि क्या है जीवन, क्या है जीवन के परे क्या है। तो आई थिंक मेरी मदर की डेथ ने मुझे मोटिवेट किया अपने आप को जानने के लिए कि मैं असलियत में हूँ क्या, मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर, मेरा क्या रीज़न है। क्योंकि मुझे लगता था वही मेरी दुनिया है, अगर वो चली गई तो सब चला गया। 2010 में मुझे आनापानासती ध्यान के बारे में पता चला और मैंने देखी स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी। और जब मैंने वो सीडी देखी तो मुझे लगा कि हाँ, यही है जो मैं ढूंढ रही थी। शायद मेरे जो भी प्रश्न थे वो मुझे उनका उत्तर मिलने वाला है। और मैंने अपनी यात्रा शुरू करी अपने आप को जानने की, अपने आप को और गहरा समझने की और जीवन को समझने की। और मैंने ध्यान को अपने जीवन में अपनाया। और ध्यान के साथ साथ मैंने जो मेरे इमोशंस थे, जो मेरा दर्द था, जो मेरा पेन था, जो मेरा ग्रीफ था अपनी माँ को खोने का, वो भी कहीं ना कहीं मैंने दबा दिया था। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, जब मदर चली गई, मेरी माँ चली गई, तो मैं एकदम से उनके रोल में आ गई और मैंने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया, उनसे भागने की कोशिश करी। पर ध्यान करते करते उनको जाना कि मुझे भागना नहीं है, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे उनका सामना करना है, इन भावों का जो मेरे ही भीतर है। तो मैंने उनके ऊपर काम करना शुरू करा, उस पेन पे, उस ग्रीफ के ऊपर। और धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग आने लगी। डिफरेंट मास्टर्स को मैंने सुना, उनकी किताबों के बारे में पढ़ना शुरू करा और जीवन को और समझने लग गई और सुलझाने लग गई। और समझ आया कि मुझे अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी है और ये चैलेंज के जैसे लेना है मुझे। ये प्रॉब्लम नहीं है। हमें लगता है कि जो भी जीवन में हो रहा है ये कोई प्रॉब्लम है, इसको कैसे फिक्स करेंगे हम। बट हम अगर उस प्रॉब्लम को एक चैलेंज के जैसे लेने लगते हैं तो हमें समझ आता है कि वो एक चैलेंज हमें सिखाने के लिए आया है, वो हमें कुछ लेसन देने के लिए आया है। तो ऐसे ही ये जो डेथ थी मेरी माँ की, ये एक चैलेंज के जैसे मैंने लिया कि जिसने मुझे हेल्प की अपने आप को जानने की, जिसने मुझे सहायता करी जीवन को जानने के लिए। और ऐसे ही मैंने जब अपने पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे वो अंडरस्टैंडिंग आने लगी। बहुत सारे प्रोसेसेस मैंने अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना सीखा कि कैसे मैं अपने इमोशन को स्वीकार कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने डर पे काम कर सकती हूँ। ये सब जानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने इसी को ही अपना उद्देश्य बना लिया। जब मैंने अपने पे काम किया तो मुझे लगा कि यही है वो जो जीवन में हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि हर जन के जीवन में कोई ना कोई चैलेंज आता है, चाहे वो डेथ के माध्यम से आए, कोई डिजीज के माध्यम से आए, कोई इमोशन, कोई फियर के माध्यम से आए। तो पर वो कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मैंने इसी को ही अपना प्रोफेशन मान लिया। मुझे लगा यही है कि मैं लोगों की और इस पूरे समाज की इसी के थ्रू मैं सहायता कर सकती हूँ। तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लिया। पहले अपने ऊपर काम किया। ऐसे नहीं है कि प्रोफेशन क्या होता है, हम एक्सपीरियंस नहीं करते और हम उसमें डूब जाते हैं या डल जाते हैं। बट इसको मैंने सबसे पहले अपने ऊपर अनुभव करा कि कैसे मैंने अपने डर पे काम किया, कैसे मैंने अपने दर्द पे काम किया। तो जब मैंने देखा कि मैं जब कर सकती हूँ तो मुझे लगा सब कर सकते हैं। आप सब, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने डर पे या चैलेंजेस पे काम नहीं कर सकता। तो इसको मैंने पर्पस बनाया और मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने इसको फुल टाइम हमने सोचा कि यही अब से हमारा उद्देश्य है, ये हमारा पर्पस है कि लोगों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं इस चैलेंजिंग टाइम से बाहर निकलने में। तो मेरी माँ मेरी दुनिया थी नहीं, वो मेरी दुनिया है, क्योंकि वो मेरे ही भीतर है।